What's up guys? I hope you all are doing well. मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और जैसे बीते दिनों में आपको पता चल चुका है कि झारखंड में जो जेपीएससी द्वारा जो परीक्षाएं कंडक्ट कराई जा रही हैं, इसकी भी तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं। सारे नियमावली के साथ जेपीएससी अब बहाली को शीघ्र ही करने वाली है, जनवरी में ही वैकेंसी भी देने वाली है। और इसलिए मैं दोस्तों आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप अभी से इसी वक्त से अपने इस झारखंड की जो जेपीएससी है इसकी तैयारी में आप जोरों शोरों से लग जाइए, क्योंकि ये वैकेंसी शीघ्र ही आने वाली है। कोई ऐसी बिल्कुल भी अब इसमें जिस तरह की जो गड़बड़ियाँ थी उसे दूर कर दिया गया है और इसे पूर्णतः पारदर्शिता के साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक को लेकर के आया हुआ हूँ और ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झारखंड का जो जेपीएससी है, जो झारखंड लोक सेवा आयोग है, उससे जो परीक्षा होगी उसमें से पीटी स्तरीय परीक्षा में जो दूसरा पेपर है, उस दूसरे पेपर में दोस्तों मैं आज झारखंड का वन प्रदेश को लेकर के आया हुआ हूँ, जिसमें से प्रत्यक्ष रूप से 5 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं 10 अंक का बात कर रहा हूँ। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आपको 10 अंक इससे मिलने वाला है। 5 प्रश्न का कवर आपका यही हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल भी आप इस वीडियो को नजरअंदाज ना करें। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बिल्कुल देखें। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वन प्रदेश के बारे में। वन प्रदेश का मतलब क्या होता है कि जहां पे भी वनों का काफी बसाव हो जाता है, उस प्रदेश को वन प्रदेश के रूप में जाना जाता है। जहां पे जंगले, पेड़ पौधों और वनस्पतियों का बसाव होना शुरू होता है, उसे ही वन प्रदेश कहते हैं। और हम आज बात करने वाले हैं झारखंड के वन प्रदेश के बारे में। झारखंड का वन प्रदेश हमारे लिए एक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हमें एक इसका जो भौगोलिक दायरा है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। वनों का एक प्रदेश है, जिस कारण से ये हमें अपनी ओर मनोरम करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, और इसी लिहाज से भी हमें इसके बारे में जानना, स्टडी करने की आवश्यकता पड़ जाती है। आइए हम बात करते हैं झारखंड के वन नीति 2019 जो झारखंड में आई है। ये जो वन नीति होती है, वन नीति अक्सर मतलब वन का जो रिपोर्ट, जो सर्वे होता है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसे किया जाता है। और इस बार जो वन नीति 2019 का जो लागू किया गया है, लाया गया है, उसमें बहुत सारे चीजों को सामने लाया गया है कि किस तरह की चीजें हैं, बहुत सारे लक्ष्य भी रखा गया है। तो आइए हम बात करते हैं कि देश का जो क्षेत्रफल है वनों का, वो 24.56% पे वन फैला हुआ है पूरा देश में, औसत आंकड़ा है। और जिस औसत आंकड़े का झारखंड का अगर औसत आंकड़ा लेंगे तो ये 29.55% होता है, जो कि देश के औसत आंकड़ा से थोड़ा अधिक है। लेकिन जो वन नीति का जो लक्ष्य है कि हमारा लक्ष्य था कि 33% वनों का प्रवास या फिर आच्छादन होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्थिति गंभीर है, लेकिन फिर भी हम औसत आंकड़े से थोड़ा बेहतर है। अगर हम बात करेंगे झारखंड का, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल झारखंड में पड़ता है, इस क्षेत्रफल का लगभग 23,553 किलोमीटर स्क्वायर जो है, वर्ग किलोमीटर है, इस पे वनों का आच्छादन पड़ा हुआ है। और वही प्रतिशतता की दृष्टि से मैंने आपको बताया कि 29.55% भाग पर वन फैला हुआ है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे झारखंड का प्रति व्यक्ति वन का, मतलब कि एक व्यक्ति के पीछे कितने वन हैं, तो झारखंड में प्रति व्यक्ति वन जो है 0.8% वन का यहाँ पे आंकड़ा देखा गया है। अब थोड़ा सा दोस्तों कुछ लिखूंगा, उससे पहले मैं कुछ बताता हूं आपको कि झारखंड में जो कुछ कुछ प्रदेश हैं जिसके बारे में जानना आपको जरूरी है कि कौन कौन सा प्रदेश वन के क्षेत्रफल की दृष्टि से, वनाच्छादन की दृष्टि से आगे है, कुछ प्रतिशतता की दृष्टि से आगे है। और हम इसके साथ ही बात करेंगे कि भारत में भी कौन कितना आगे है, कौन प्रतिशतता के दृष्टिकोण से कौन सा स्टेट आगे है और कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से आगे है, तो सबको पता है। इस विषय में बात करने से पहले थोड़ा सा वन रिपोर्ट के बारे में हम बात करना चाहते हैं कि जो झारखंड का जो वन है कितना है, 79,714 किलोमीटर जो अपना स्क्वायर है। इस स्क्वायर के साथ अगर बात करेंगे तो जो वन प्रदेश है कितना है दोस्तों, तो 23,553 किलोमीटर स्क्वायर ये वन प्रदेश है, जिसका जो इस आंकड़े का जो प्रतिशत अगर निकालेंगे तो कितना ये 29.55% ये आएगा। जो पूरे प्रदेश का अगर बात करेंगे, पूरे भारत का, तो कितना है 24%, 24.56%। और इस 24.56% में से जो झारखंड का आंकड़ा है 3.34% है, जो कि बेहतर कह सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतर नहीं, क्योंकि जो औसत आंकड़ा है इससे ये बेहतर है।
लेकिन जो लक्ष्य रखा गया है कब 2019 का वन नीति में जो लक्ष्य रखा गया दोस्तों, इस लक्ष्य में 33% वनों का आच्छादन होना आवश्यक है पूरे भारत में। उसका कुल पृष्ठभूमि, कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल है उसका। लेकिन ये जो कि झारखंड में नहीं है, जिस कारण से थोड़ा सा दुखद व्यवस्था कर सकते हैं। पूरे भारत का भी व्यवस्था दुखद ही है। अब यहाँ पे बात करें दोस्तों कि भारत में अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबको पता है कि मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बहुत आगे है। और अगर बात करेंगे प्रतिशतता के दृष्टिकोण से, तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय आगे है प्रतिशतता की दृष्टि से। मेघालय में, मिजोरम में बात करेंगे तो 87% के आसपास उसका वन क्षेत्र का आच्छादन मिल जा रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पे झारखंड के बारे में, जो हम बात कर रहे हैं, तो झारखंड में जो वन प्रतिशत दोस्तों, इसका जो आंकड़ा है जब तक से आया है, बार बार इससे प्रश्न पूछ दिया जाता है कि झारखंड में कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन पाया जाता है, किस जिले में प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों मैं बात करूंगा यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम का, आप नाम सुने होंगे। पश्चिमी सिंहभूम में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन पाया जाता है, जिसमें 3,365 वर्ग किलोमीटर मतलब क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर उसी के साथ बात करते हैं लातेहार का, चतरा का। तो लातेहार कितना है? लातेहार 2404 है और चतरा कितना है? चतरा 1766 है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कि मैंने क्या कहा, पश्चिमी सिंहभूम के बारे में मैंने कहा कितना है, 3665 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। फिर इसके बाद कौन आ रहा है? लातेहार है। तो लातेहार कितना दोस्तों? 2404 है। फिर ये वर्ग किलोमीटर है। फिर अगर बात करेंगे लातेहार के बाद चतरा का, तो कितना चतरा? 1766 किलोमीटर है। अगर हम इसी का प्रतिशतता के बारे में बात करेंगे, प्रतिशत के बारे में बात करें दोस्तों, तो जान के आपको खुशी होगा कि ये पहले स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पे, ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, और इसका जो स्थान होता है ना, वो तीसरा हो जाता है। तो प्रतिशत में भी जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इन्हीं में से प्रश्न बन जाते हैं कि अधिक कौन है। मैं यहाँ पे अधिकतम का बात कर रहा हूं, तो प्रतिशतता की दृष्टि से आपके सामने सारे यहाँ पे जिले आ चुके हैं। इसमें से मैं बात करूंगा कि एक जो है ये इसका बात करेंगे, तो ये कितना है लातेहार का? तो लातेहार जो है अपने प्रतिशतता में 56% है। और वही बात करेंगे चतरा का, तो चतरा जो है 47% है। और अगर वही बात करेंगे पश्चिमी सिंहभूम का, तो 46% है। तो कितना आ गया दोस्तों यहाँ पे? यहाँ पे ये आ गया 56%, ये 47%, और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 40%। तो ये मैंने सर्वाधिक के बारे में बात किया। क्या था दोस्तों? ये सर्वाधिक था, ठीक है ना? सर्वाधिक था किसमें? प्रतिशतता के दृष्टिकोण से भी और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी। और अगर हम कम की बात करेंगे, तो कम के बारे में भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि अक्सर कम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कम में क्या दोस्तों? जामताड़ा आ गया, देवघर आ गया और धनबाद आ गया, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्या है कम में? जामताड़ा आ गया, देवघर आ गया और फिर धनबाद आ गया। आपके लिए इंपॉर्टेंट था जामताड़ा, देवघर और धनबाद। जामताड़ा में कितना है? केवल 97 किलोमीटर है। और अगर बात करेंगे देवघर का, तो देवघर में 202 किलोमीटर है और धनबाद में 204 किलोमीटर है। कितना हो गया? 97 हो गया, 200 हो गया और 204 किलोमीटर। ये सब क्या है? किलोमीटर स्क्वायर में है। और अगर बात करेंगे यहाँ पे इसका मतलब कि प्रतिशतता वाला, ये किसका है? ये न्यूनतम है, न्यूनतम है, सबसे कम में। सर्वाधिक कम कहां पर पाया जाता है? तो ये सब क्षेत्र है। अगर न्यूनतम में बात करेंगे, तो न्यूनतम भी इसका इसी रेशियो में आएगा। न्यूनतम सबसे कम कहां पे है? जामताड़ा में है, कितना? 5.6% है। देवघर में कितना है? 8.1% है। धनबाद में बात करेंगे तो 10% है। तो बस ये प्रतिशतता के दृष्टिकोण से भी ये इंपॉर्टेंट था, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया। अब आगे बात करते हैं। ये जो हम लोगों ने वन नीति के बारे में यहाँ पे जो चर्चा किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न अक्सर बन जाते हैं और आपको इसलिए याद करना जरूरी है, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड में जो वनों की श्रेणियां हैं, वनों की श्रेणियों को बहुत भागों में बांटा गया है। कुल अगर देखा जाए तो वनों की श्रेणियों को 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 3 भागों में बांटा गया है। एक क्या है? एक रक्षित वन है, दूसरा संरक्षित है और तीसरा अवर्गीकृत है। पहले हम बात करेंगे रक्षित वन के बारे में, जिसका डेफिनेशन मैं देने का आपको प्रयास करूंगा कि रक्षित वन किसको कहते हैं। करें कि रक्षित वन जिसमें मनुष्यों को
पशु चराने और लकड़ियों काटने की कुछ छूट मिलती है, कुछ शर्तों के साथ छूट मिलती है, लेकिन उसमें पूर्णतः प्रतिबंध नहीं रहता है। कुछ छूट रहता है, उसमें लकड़ी काट सकते हैं, लेकिन सभी प्रकार की गतिविधियों पे प्रतिबंध लगा रहता है कि आप सभी प्रकार की गतिविधि उसमें नहीं कर सकते हैं। और जिस कारण से हम बात करें यहाँ पे, जो मैंने श्रेणी कहा, तो एक में मैंने क्या कहा दोस्तों, ये था रक्षित वन, ठीक है। तो जिसमें सभी प्रकार के श्रेणियों गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा रहता है। और जो ये श्रेणी जो है, ये जो रक्षित वन है, रक्षित वन जो है आपका, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इसको, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोलते हैं। और ये पूरे प्रदेश का, पूरे अपने प्रदेश में अगर बात करेंगे तो 81.28% क्षेत्रफल फैला हुआ है। और ये है 19,185 क्षेत्रफल है। कितना है? 81.28%। और अगर क्षेत्रफल मानेंगे कितना है? 19,185 किलोमीटर स्क्वायर ये फैला हुआ है। अब इसमें बात करेंगे, इसकी विशेषता क्या है कि इसमें हम जा सकते हैं, पशु चरा सकते हैं, लकड़ियां काट सकते हैं, बस इतना ही है, पूर्णतः प्रतिबंध नहीं है। लेकिन हम बताएंगे इसमें कि कौन कौन सा जिला इसमें अग्रणी है। हजारीबाग का तो नाम सुने होंगे। हजारीबाग इसमें सर्वाधिक मात्रा में, मतलब कि ये जो क्षेत्र पाया जाता है हजारीबाग में, इसका विस्तार ज्यादा है। उसके बाद फिर वहां पे गढ़वा आएगा, पलामू आएगा, फिर उसके बाद रांची भी आपका आएगा। तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैंने क्या कहा यहाँ पे, हजारीबाग इंपॉर्टेंट था। इसमें हजारीबाग में सर्वाधिक रहता है। साथ साथ क्या आता है, गढ़वा आएगा, पलामू आएगा, फिर रांची भी आएगा, जो कि ये अतिरिक्त में है, लेकिन सर्वाधिक कहां पे, हजारीबाग में। दूसरा बात करेंगे, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब बात करेंगे यहां पे, तो ये क्या दोस्तों, संरक्षित वन है ना, या फिर रिजर्व बोलेंगे। रिजर्व मतलब आरक्षित भी होता है। और इसे थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये रिजर्व फॉरेस्ट है ना। ये क्या है, ये अगर बात करेंगे प्रतिशतता के दृष्टिकोण से, तो ये जो 81 है ना, 81 जो है, बस इसको आप ऑपोजिट कर दीजिए। कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 28 है, बस इसको आप 58 कर दीजिए। तो 18.58% जो है क्या है, वो रक्षित फॉरेस्ट है। और जो यहाँ पे क्षेत्रफल ये आया हुआ है, इस क्षेत्रफल के बारे में आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि ये 4,387 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कितना आता है, तो 4,387 किलोमीटर स्क्वायर में आता है। ये क्या है, जो मैंने पहले जो रक्षित वन के बारे में चर्चा किया था, बस उसी के जैसा है। लेकिन क्या है इसमें, इसमें मनुष्यों को पशु चराने, लकड़ी काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध है। किसी भी तरह का कोई यहाँ पे आप काम नहीं कर सकते हैं, और ना ही अपना कोई भी गतिविधि आप यहाँ पे कर सकते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंध है। और जो संरक्षित वन जो है, ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में जो है, ये है ना, ये पोरहाट की पहाड़ी हो गई, और कोल्हान, दो क्षेत्र है। और पोरहाट की पहाड़ी के साथ साथ थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे राजमहल भी आता है। और पोरहाट की पहाड़ी और कोल्हान में सर्वाधिक मात्रा में क्षेत्र विस्तारित है, लेकिन राजमहल का श्रेणी भी, क्षेत्र भी, मतलब कि संरक्षित वन या फिर प्रदेश में ही वो आता है। ये दूसरा हो गया। अब तीसरे की बात करते हैं दोस्तों, जानना बहुत जरूरी है तीसरे के बारे में। ये क्या है, ये है अवर्गीकृत वन प्रदेश। ये अवर्गीकृत वन प्रदेश है, जो देखा जाए तो पूरे इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, 33 किलोमीटर में फैला हुआ है। और यह है 0.14% क्षेत्र इसका आता है। अब इसको किस श्रेणी में रखा गया, इस प्रदेश को उस श्रेणी में रखा गया है जहां पे ये दोनों नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि जिस वन में ना तो पूर्णतः लकड़ी काटने, पशु चराने और अन्य गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबंध है, और ना ही कुछ शर्तों के साथ, मतलब उस पर प्रतिबंध लगाया गया, मतलब पशु चराने और लकड़ी को काटने का प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध है, तो उसमें भी नहीं आएगा। मतलब कि संरक्षित वन और रक्षित वन दोनों के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसके लिए क्या बनता है, ये बनता है अवर्गीकृत प्रदेश झारखंड का, जो कितना है, 33 किलोमीटर है स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है, और ये 0.14% है। अब अगर इसकी बात करेंगे दोस्तों, तो ये जो अवर्गीकृत क्षेत्र है, ये आपको डायरेक्ट मैं आपको चलता हूं यहाँ पे, जहां पे इसका सर्वाधिक विस्तार है, तो वो कौन है, वो है साहेबगंज। साहेबगंज के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको याद दिलाऊं कि
पश्चिमी सिंहभूम भी, दुमका भी और हजारीबाग का क्षेत्रफल भी आता है। क्या आता है जो मैंने बताया आपको, बस ये मुख्य इसको लिख लीजिए, बाकी मत लिखिए। पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग और दुमका भी आता है। तो ये हम लोगों ने बात कर लिया। झारखंड में वनों की जो श्रेणियां है उसे 3 भाग में बांटा गया था। क्या था? रक्षित, संरक्षित और ये अवर्गीकृत। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड का जो वन प्रदेश है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि झारखंड के वन प्रदेश से बार बार क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जो हमें नहीं पता रहता है, और हम वहीं से मतलब कि हम चूक जाते हैं और हमें बहुत ज्यादा निराशा हाथ लगता है। लेकिन अब वो बिल्कुल भी आपको उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने लाया हुआ हूं। जो मैं झारखंड के वन प्रदेश के बारे में बात करूंगा, वन प्रदेश के बारे में मैं बात करूंगा, तो झारखंड के वन प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। आप सबको पता होगा कि झारखंड में किस प्रकार का वन पाया जाता है। तो झारखंड में उष्ण कटिबंध आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है और शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। मतलब कि झारखंड में उष्ण कटिबंध पर्णपाती वन पाया जाता है, जिस कारण से यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो काफी विशाल हैं, कहीं तो कहीं झाड़ीनुमा देखने को मिलता है, एक बड़ा सा असमानता देखने को मिलता है। तो बस इसका कारण यही है। आइए हम आगे बात करते हैं कि झारखंड में जो वन प्रदेश है, तो ये पर्णपाती वन प्रदेश है। तो इनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। पर्णपाती वन प्रदेश का मतलब ही होता है कि पतझड़ वन जिसे हम कहते हैं, और झारखंड में पतझड़ वन का जो श्रेणी है ना वो भारी मात्रा में फैला हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे वन प्रदेश के बारे में। तो पहला क्या आएगा कि उष्ण कटिबंध शुष्क या फिर आर्द्र को भी दे सकते हैं। एक क्या है? उष्ण कटिबंध आर्द्र पर्णपाती प्रदेश। माफ कीजिए दोस्तों, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। उष्ण कटिबंध आंध्र प्रदेश जो कह रहा है कि पूरे राज्य में जो है ना ये 2.66% भाग पर फैला हुआ, मतलब कि बहुत ज्यादा भाग पे ये नहीं फैला हुआ है, मात्र 2.66 भाग पर ही ये फैला हुआ है। अब इसमें से क्या होता है ना कि इसका विशेषता क्या है, ये आर्द्र है, मतलब कि इसको 120 सेंटीमीटर जो इसका जो भौगोलिक दशा है वो 120 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए। क्या? वर्षा। मतलब कि जहां पे 120 सेंटीमीटर से जहां पे अधिक वर्षा हो वहां पे ये वन पाए जाते हैं। और कह रहा है कि साथ ही साथ अगर ये किसी भी सागर हो, समुद्र हो, उस मौसम से प्रभावित जलवायु के रूप में ये सामने आता है। और जो कह सकते हैं कि जो प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो यहाँ पे दक्षिणी रांची हो गया, दक्षिणी लातेहार हो गया, संथाल परगना हो गया, और भी थोड़ा उसके आसपास के जो क्षेत्र है वहां पे इसका विस्तार देखने को मिल जा रहा है। और इस प्रकार के क्षेत्र में जो अत्यधिक जो वनों का विस्तार होता है वो दोस्तों सबको पता है कि साल के बारे में बात करेंगे, हम लोग पलाश के बारे में बात करेंगे, फिर यहाँ पे शीशम के बारे में बात करेंगे, सागौन के बारे में बात करेंगे। तो ये सब जो क्षेत्र आता है, जामुन हो गया, महुआ हो गया, ये सब बांस हो गया, तो इस सब का जो क्षेत्र होता है ना ये उष्ण कटिबंध आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश में ही आते हैं। तो हम एक एक करके बाद में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि बस इसका कुछ एग्जांपल मैंने दे दिया आपको, क्या कि साल, शीशम, जामुन, पलाश, बस ये लिख लीजिए ना, साल, शीशम, जामुन, पलाश। थोड़ा सा शाल से बात करते हैं। शाल को झारखंड का राजकीय वृक्ष माना गया है, पलाश को राजकीय फूल माना गया है। साल का जो पेड़ होता है वो बहुत विशाल होता है, बड़ा बड़ा होता है, जिस कारण से इसे पर्णपाती प्रदेशों का राजा भी कहा गया है, पर्णपाती वनों का राजा भी कहा गया है। और साथ ही साथ इसकी विशेषताओं के बारे में आगे चर्चा भी करूंगा। पलाश के बारे में बात करते हैं, ब्यूटस मोनोस्पोरमा, जिसका मतलब कि वैज्ञानिक नाम है, जो झारखंड का राजकीय फूल है। और साथ ही साथ इसकी जो आकर्षण की दृष्टि है, मतलब लोगों को इतना लुभाती है कि इस कारण से इसे जंगल की आग या तो फिर फ्लेम ऑफ द फायर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? पलाश को। इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो बस लिख देते हैं क्या है, फ्लेम ऑफ द फायर, जंगल की आग के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका विस्तार मैंने बता दिया, 2.66% के क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों अब बात करेंगे कि यहाँ पे एक का तो मैंने कर दिया, दूसरे के बारे में बात करते हैं। क्या ये उष्ण कटिबंध शुष्क पर्णपाती प्रदेश। अब इसमें क्या होता है ना कि उष्ण कटिबंध शुष्क पर्णपाती प्रदेशों में 120 सेंटीमीटर जो वार्षिक वर्षा होती है,
120 सेंटीमीटर जो वार्षिक वर्षा होती है उससे कम चाहिए। वर्षा, जो वर्षा दिया गया, सॉरी वर्षा करके, ये भी वर्षा है ना, 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से ये कम होना चाहिए। जो पूरे राज्य भर में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे इसके होने के बाद 93.25% भाग पर यह विस्तार है, और जो बढ़ जा रहा है दोस्तों वो अन्य प्रदेश में आते हैं, मतलब कि थोड़ा सा उस प्रदेश में नहीं है। ठीक है, तो ये दो हिस्सा में इसको बांट दिया गया है। अब इसमें जो है मुख्य विशेषता क्या है यहाँ पे ना, कि मैंने उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि दक्षिणी रांची, दक्षिणी लातेहार में ये काफी ज्यादा फैला हुआ है। अब इसके विस्तार के बारे में बात करेंगे तो ये हजारीबाग हो गया, संथाल परगना हो गया, धनबाद हो गया, फिर दुमका हो गया और फिर गिरिडीह हो गया। तो इन क्षेत्रों में इसका वास है। संथाल परगना हो गया, हजारीबाग हो गया, दुमका हो गया, गिरिडीह हो गया, बस इस तरह के प्रदेशों में इस उष्णकटिबंध शुष्क पर्णपाती प्रदेश है, क्योंकि मान सकते हैं हम कि 93% ये जो आंकड़ा दिखा रहा है ये सिर्फ इतना ज्यादा आंकड़ा है कि हम कह सकते हैं कि पूरे झारखंड में पर्णपाती प्रदेश का ही आच्छादन है या फिर इसका विस्तार है। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि इसका विस्तार बहुत ज्यादा है पूरे झारखंड में। इसीलिए हम लोग जब भी सफर करते हैं तो अक्सर हमें जो बड़े बड़े पेड़ दिखते हैं ना, वो क्या है, मतलब कि इस पेड़ की विशेषता क्या है ना, कि जो पेड़ है ये बहुत हाई नहीं रहेगा, मतलब कि ये झाड़ीनुमा इस तरह रहेगा, मतलब घास एवं झाड़ियों की प्रधानता इसमें ज्यादा रहेगी। ठीक है ना, एक सिंपल रूप में लिख लीजिए ना, ताकि आपको याद रहेगा, घास और जो झाड़ियां हैं इसकी प्रधानता इसमें अधिक रहेगी, जिस कारण से आपको समझने में ये सुविधा हो जाएगा। अब करें इसमें क्या है कि बांस हो गया, नीम हो गया, उसके बाद पीपल, कटहल हो गया, गुलर का फूल, गुलर का पेड़ देखें आप लोग, तो वो सब इसमें यहाँ पे आते हैं। क्या देंगे, पीपल देते हैं, नीम, शीशम, गुलर, पलास भी इसमें आता है। इसको याद रखिएगा, पलास दोनों में आता है। उसके बाद महुआ हो गया। तो ये तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में हम लोगों ने आपसे साझा कर दिया। अब थोड़ा सा बात करते हैं आगे कि जो बहुत सारे झारखंड में वन उत्पाद है और कुछ गौण उत्पाद भी है, हम दोनों के बारे में बात करेंगे अच्छे से। जो वन उत्पाद है, जगह मिटा लेंगे, क्या दिखाते हैं, जो वन उत्पाद है हम पहले उसके बारे में बात करेंगे। झारखंड में जो वन उत्पाद है इसमें से बहुत सारे पेड़ पौधे आते हैं जिससे पूरा झारखंड आच्छादित है, भरा पड़ा है। जैसे कि इसमें बात करेंगे हम महुआ का बात करेंगे, सागौन का बात करेंगे, सागौन जिसको टिक बोलते हैं अंग्रेजी में, सीमेल जिसको हम लोग आप मतलब क्या बोलते हैं, सीमर बोलते हैं। शीशम हो गया, गम्हार हो गया, गम्हार सबको पता है, जामुन हो गया, फिर साल का वृक्ष हो गया, पलास का वृक्ष हो गया। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा कर देते हैं। लिखने की आवश्यकता सबके बारे में बिल्कुल मैं समझता हूँ कि लिखना चाहिए हमको। ठीक है, तो महुआ के बारे में बात करते हैं पहले। तो महुआ क्या है कि महुआ का तेल भी बनता है, उसके फल को भी खाते हैं, और उसके फूल से झारखंड में शराब बनाई जाती है, दारू बनाया जाता है, जिसको हम हंडिया कहते हैं, वो बनाया जाता है झारखंड में। और इसका मतलब कि फल, फूल और बीज तीनों का इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं सागौन के बारे में। सागवान जिसे टिक बोलते हैं, फर्नीचर बनाने में ये 1 नंबर की लकड़ी है, बहुत मजबूत है, टाइट है अक्सर, और बहुत ही मुलायम भी है। और ये रेलगाड़ी का डिब्बा बनने में, हवाई जहाज बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। गन जो आता है ना, गन बनता है, गन बनाने में इसका प्रयोग भी किया जाता है। फिर बात करेंगे सीमल के बारे में, जिसको सीमर बोलते हैं। सबको पता है कि ये लकड़ी बहुत ही हल्की होती है, मुलायम होती है और सफेद भी दिखती है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, विशेषता इसमें यह है कि इससे हम लोग भारी मात्रा में कॉटन की प्राप्ति करते हैं, जिस कारण से इसकी विशेषता झारखंड में ज्यादा है। बात करेंगे फर्नीचर के लेकर के, तो फर्नीचर में किसका आता है, शीशम का योगदान फर्नीचर में बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं दोस्तों गम्हार के बारे में। गम्हार क्या है, हल्की है, मुलायम है, चिकनी है, और ये जो इतना टिकाऊ फर्नीचर है कि इससे हम लोग अक्सर नक्काशी के रूप में इसका यूज करते हैं, और बहुत सारे इमारती लकड़ी के रूप में भी इसका हम यूज करते हैं। अब आगे बात करेंगे जामुन के बारे में। जामुन जो अपने आप में किसी से बिल्कुल छुपा हुआ नहीं है, ये एक ऐसा फल है जिसको हर व्यक्ति खाए हैं, हर व्यक्ति ने अपना इससे यूज भी किया है। जामुन का लकड़ी, बीज और उसका फल सब उपयोग में लाया जाता है। इसका लकड़ी जो है कुएं के आधार के रूप में बनाया जाता है। जब कोई कुआं खोदता है तो उसके लकड़ी से ही उसके कुएं का आधार बनाया जाता है।
तो अक्सर आपको पता होना चाहिए कि आधार बनने का मतलब कि वो सालों साल उस कुएं के अंदर रहेगा, फिर भी थोड़ा सा भी ये सड़ेगा बिल्कुल नहीं। इसकी वही सबसे बड़ी खुसूसियत है या फिर इसकी विशेषता है, जिस कारण से इसका प्रयोग अक्सर कभी भी ट्रेन का जो पटरी बनता है, तो उस ट्रेन के पटरी में आपको लकड़ी देखने को मिलेगा, तो ये लकड़ी आपका जामुन का ही लकड़ी रहता है। और अक्सर जामुन की लकड़ी से ना लोग दरवाजे में खंबे बनाने का काम करते हैं, जिस कारण से इसकी विशेषता और भी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं इसके बीज से, फल से, सबसे मतलब सब उपयोगी है। अब बात करते हैं यहाँ पे शाल के बारे में। शाल के बारे में मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि शाल कैसा है। तो शाल लिखा ना, शाल क्या है? शाल पर्णपाती वनों का राजा भी है, और करें कि ये झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है, और इस साल से फर्नीचर भी बनाया जाता है। और इसके फूल को क्या कहते हैं? इसके फूल को सरई फूल कहते हैं। और इस साल के जो बीज है, इस बीज से एक तेल प्राप्त होता है, जो कि चिकित्सा के रूप में काफी ज्यादा इसको उपयोग में लाया जाता है। इस तेल को कुजरी बोलते हैं। अक्सर परीक्षा में इसके बारे में पूछ जाता है। क्या दोस्तों? कुजरी है ना, याद रखिएगा क्या है? कुजरी। इसके फूल को क्या बोलते हैं? सरई फूल बोलते हैं। सरई मतलब कि कह सकते हैं कि इसका उपनाम सरई भी कह सकते हैं, ठीक है। अब पलाश के बारे में, जैसे मैंने आपको कहा था कि पलाश क्या है? फ्लेम ऑफ द फायर है। साथ ही साथ इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटस मोनोस्पर्मा के नाम से इसे जाना जाता है, और ये राजकीय पुष्प है। और साथ ही साथ झारखंड में इसकी आकर्षक दृष्टि को देखते हुए इतना आकर्षण दिखती है कि झारखंड में जब ये फूलती है तो चारों तरफ एकदम जंगल में लाल लाल दिखता है। इस कारण से इसे क्या, जंगल की आग के नाम से भी सम्मानित किया जाता है। अब दोस्तों मैंने सबके बारे में आपको चर्चा कर दिया। कुछ जैसे कि झारखंड में आम भी मिलता है भारी मात्रा में, तो इस आम के बारे में जानिए कि इसे फलों का राजा कहा जाता है। फिर केंदू का पत्ता का, जिससे हम लोग, केंदू का वृक्ष जिसके पत्ते से हम लोग क्या बनाते हैं? बीड़ी बनाते हैं, तंबाकू बनता है। और फिर खैर के बारे में आप लोग सुने होंगे, खैर जिससे कत्था बनाया जाता है, जिसके छालों को निकाल के, छाल मतलब समझ में आ रहा है ना कि उसका जो पेड़ का जो कवर है उसको निकाल करके, उसको उबाल करके उससे कत्थे का निर्माण किया जाता है। कत्था बनता है जिसे हम पान में खाने के रूप में यूज करते हैं। तो ये सब तो था इस उत्पाद के बारे में, मतलब कि जो मैंने आपको बताया कि क्या था वो वन उत्पाद था, ठीक है दोस्तों। ये वन उत्पाद है झारखंड के वन उत्पाद में। तो इसके बारे में लिखना जरूरी नहीं बन जाता, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि शाल, शीशम, जामुन, पलाश, ये सब, और ये ठीक है, पीपल, नींबू, महुआ, पलाश, गुलर, ये सब को लिख लीजिए और दोनों को लिख लीजिए। तो यही दोनों मिलकर यहाँ पे क्या आ रहा है? ये वन उत्पाद आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ आता है गौण उत्पाद के बारे में बात करेंगे, जिसमें क्या आता है? जिसमें लाह आता है और रेशम आता है। लाह और रेशम आता है, जिसे तसर कहते हैं। तो सबको पता है लाह और रेशम के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी बात करूंगा आज की इनकी जो भौगोलिक और अनुकूल दशा जो होती है। ये जो लाह के बारे में बात कर रहे हैं, तो लाह के उत्पादन के लिए हमें जो तापमान चाहिए वो 12 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान चाहिए, और साथ ही साथ इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 350 मीटर की ऊंचाई से अधिक होना चाहिए, तभी लाह का उत्पादन संभव हो पाएगा। और इसकी जो औसत वार्षिक वर्षा है ना, वो 150 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। अगर अधिक हुआ तो फिर नहीं होगा। और ये झारखंड में 50% भूभाग पे फैला हुआ है, जो कि पूरे प्रदेश में, भारत प्रदेश में क्या कहते हैं, पूरे भारत में ये प्रथम स्थान पे आता है। और मैंने इसके बारे में जो आपको चर्चा कर दिया बस। और ये जो है ना, जो लाह आता है, इस लाह के उत्पादन जो है कुछ कैटेगरी में किया गया है। इस लाह को बहुत सारे, मतलब कि 4 प्रकार के गुणों में या फिर किस्मों में से बांटा गया है। क्या आता है? इसे हिंदी कैलेंडर के रूप में जो हम लोग यूज करते हैं, झारखंड में जो कैलेंडर जो घर में हमारे पेरेंट्स यूज करते हैं, आषाढ़ सावन के बारे में, उसी के बारे में जैसे इसको होता है ना, तो उसी के नाम से इसको दिया गया। जैसे कि पहला तो बैसाखी लाह हो गया, फिर क्या है जेठ आता है तो जेठवी लाह करते हैं, उसके बाद कतकी लाह हो गया, और फिर अंत में आता है अगहनी लाह, जिसमें से लगभग 82% जो इसका लाह की प्राप्ति होती है। 82% कितना दोस्तों? ये है 82% लाह की प्राप्ति कहां से किया जाता है? तो बैसाखी लाह से इसकी प्राप्ति की जाती है, जो कि 82% है झारखंड में, ठीक है। टोटल लाह का 4 प्रकार का लाह होता है, इसमें से बैसाखी लाह से सिर्फ कितना? 82% मतलब की प्राप्ति की जाती है। अब इसके लिए अतिरिक्त झारखंड में अतिरिक्त आय के लिए, ठीक है, और स्वरोजगार के लिए, क्योंकि जब इसका उत्पादन हो ही रहा है तो अतिरिक्त आय और स्वरोजगार के लिए झारखंड में बहुत सारी योजना चलाए गए हैं। और जिसमें से जो योजना है ना, सबके लिए झारखंड में एक लाभदायक है, और ये उपलब्ध कराने के लिए झारखंड सरकार द्वारा लगभग 1750
जो है वन प्रबंधन समिति का स्थापना किया गया है, और जिसमें से आपका खुद रांची हो गया, खूंटी हो गया, गुमला हो गया, सिमडेगा हो जाएगा, फिर गढ़वा, दुमका और संथाल परगना क्षेत्र में इसको स्थापित किया गया। तो इस लाह के बारे में इतना ही दोस्तों। अब बात करते हैं रेशम के बारे में, जिसे क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, इसे तसर बोलते हैं। तसर अनुसंधान संस्थान जो कहां पे है, अक्सर इससे प्रश्न बनते हैं। ये नगड़ी में है और ये कहां पे है, ये है नामकुम में। प्रश्न इससे बनते हैं कि कहां कौन कौन स्थापित किया गया है, इसका सेंटर केंद्र कहां पे। तो तसर अनुसंधान संस्थान केंद्र कहां पे है, नगड़ी। नगड़ी कहां पे, रांची में। नामकुम में कहां पे, रांची में है, ठीक है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। तसर जो है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि ये झारखंड में भारत में जितना उत्पादन होता है उसका 60% तसर जो है झारखंड से दिया जाता है, झारखंड में योगदान रहता है। और इसी कारण से इसकी विशेषता को देखते हुए कि यहां भी स्वरोजगार को अपनाया गया है, साथ ही साथ यहां पे इस तसर को लेकर के कैसे हम अतिरिक्त आय का उत्पादन करेंगे, और इस अतिरिक्त आय के उत्पादन के लिए झारखंड सरकार द्वारा 2006 में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें झार क्राफ्ट का बारे में चर्चा की थी। झार क्राफ्ट क्या था कि झारखंड में सिल्क हो गया, टेक्सटाइल, कॉटन और हैंडक्राफ्ट का डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन खोला गया था, जिसे झार क्राफ्ट का नाम से जाना गया। क्या था वो, झार क्राफ्ट। अक्सर इससे क्वेश्चन पूछ सकता है ना दोस्तों, इसलिए इसको लिख लीजिए, झार क्राफ्ट है। कब है, तो 2006 में आया हुआ है, और 2006 के लिए इसको जाना जाता है। अब इस झार क्राफ्ट के बारे में हम लोगों ने बताया कि तो अब तसर का जो उत्पादन किया जाता है, अक्सर शहतूत हो गया, आसन हो गया, और अर्जुन नाम का जो पेड़ होता है ना, इन दोनों पेड़ से इसका उत्पादन किया जाता है। किसका, तसर का। अब इतना ही दोस्तों इसमें, इस वीडियो में अगर कुछ छूट रहा है तो कुछ छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बाद का जो वीडियो हमारा आएगा ना, उसमें कुछ कुछ चर्चाएं कर देंगे इसमें से। हाँ, एक काम करते हैं ना, जो हम लोग का ये वन रिपोर्ट था 2019 का, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। जो 2019 का जो वन रिपोर्ट था, जगह मेरे पास बचा हुआ है, तो इस जगह में हम लोग यहाँ पे इस आंकड़े को लिख देते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। टोटल कितना है दोस्तों, जो कुल वन है कितना है, तो 23,553 है, जो कितना है 29.55%। किसी किसी बुक में आपको 29.61% भी मिलेगा, किसी कुछ में 29.45% भी मिलेगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। और फिर अगर हम बात करें यहाँ पे इस कुल उत्पादन में, तो यहाँ पे जो फसलें आएंगी है ना, मतलब कि जो आएगा कि एरिया जो आएगा वन का, तो पहला क्या आएगा, अति सघन आएगा, ठीक है, अति सघन आएगा, फिर उसके बाद मध्यम आएगा, और फिर साथ में इसके बाद मतलब कि बिल्कुल क्या बोलते हैं, खुला वन, ठीक है, मध्यम वन, मध्यम सघन वन, सॉरी, मध्यम सघन वन, फिर आएगा खुला वन। तो बस मैं इसकी प्रतिशतता को लिख दूंगा यहाँ पे, जो कि इंपॉर्टेंट है। जो अति सघन वन है दोस्तों, ये पूरे झारखंड में लगभग की 3.2% है, और जो मध्यम है वो 12% है, और जो ये खुला है वह 14% है, ठीक है ना। कितना यहाँ हो गया, 3.26 हो गया, ये 12% हो गया, और ये जो है 14 इतना % हो गया। कुल मिला कितना हो गया, 29.55% जो है ये राष्ट्रीय वन नीति 2019 के तहत ये आंकड़ा दिया गया है। और जितने मैंने आंकड़े दिए हैं आपको यहाँ पे सब ला के दिए हैं, ये सब करंट आंकड़ा है, और इसीलिए आप इसको बिल्कुल भी नजराना मत कीजिएगा। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जा रहा है। और इसीलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपके सामने अगला वीडियो लेके आऊंगा झारखंड का वन संरक्षण एवं प्राणी जीव अभ्यारण्य के बारे में, जो बहुत ही मजा आने वाला है। मैं आपको वहां पे एक एक चीज को काफी अच्छे से रखने का प्रयास करूंगा, और आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। मेरे साथ इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।